हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जो अपना यूनिट 1 है उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया था। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि किसी एक ही पावर प्लांट का यूज करके हम अपना टोटल जो लोड डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पावर प्लांट का यूज करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। देन उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल जो मेरा लोड डिमांड है वो पूरा होता है। अगर हम लोग सोचे किसी सिंगल सोर्स का यूज करके जो अपना टोटल जो लोड है उसको हम लोग पूरा कर ले तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पावर प्लांट का यूज करते हैं और पावर को जब बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट करने का कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा लोड डिमांड मेरा पूरा हो सके और किसी एक सोर्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। सपोज डैट जैसे अभी तक हम सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर जो पावर जनरेट होता है वो कोल से होता है, कोयला से होता है। तो उससे क्या होता है कि जो कोयला है बहुत तेज़ी से उसका खनन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि इस तरीके से दूसरे पावर प्लांट को अगर डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं कोल पावर प्लांट पे हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। ठीक है, और दूसरे पावर प्लांट से भी हम लोग ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल लोड डिमांड है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी थर्मल पावर प्लांट की वजह प्लांट जैसा ही है। बस मैंने क्या बोला था कि अलग अलग फ्यूल यूज होता है, अलग अलग ईंधन यूज होता है पावर को जनरेट करने के लिए। कोल पावर प्लांट में क्या था कि कोयला यूज कर रहे थे हम लोग, पावर को जनरेट करने के लिए कोल लेते थे, उसको उससे स्टीम बनाते थे, देन हम लोग टरबाइन पे देते थे। ठीक है, इसमें जो हम लोग फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम लोग फ्यूल के रूप में यूरेनियम यूज करते हैं और उस यूरेनियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि हीट जनरेट करते हैं और उस हीट से हम लोग स्टीम बनाते हैं। देन उसके बाद हम लोग सेम उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपका थर्मल पावर प्लांट जैसा ही है कि टरबाइन पे देते हैं, देन टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है और आपका जो पावर है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो है यूरेनियम 92U38। इसको बोला जाता है इनरिच्ड यूरेनियम। इसमें क्या होता है कि 99.3% तक फ्यूल होता है। ठीक है, और इसमें जो रिएक्टर यूज होता है इसको बोलते हैं हम लोग BWR। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टर के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर वाटर रिएक्टर। ठीक है, और जो दूसरा फ्यूल हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम, ये U92-235, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम और इसमें 0.7% तक फ्यूल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि सबसे पहले कि अगर हम लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है थोड़ा सा सेंसिटिव पावर प्लांट है। ठीक है, इसको हम लोग हर एक जगह पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। अगर इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव और ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे जगह पे लगाया जाता है या इसका प्रॉपर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है अदर पावर प्लांट की अपेक्षा में। ठीक है, तो कुछ इसके व्यूज़ है हम लोग देखते हैं। अगर आने वाले टाइम में अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप किया जाए तो हमारा पूरा का पूरा लोड डिमांड इजीली पूरा हो सकता है और जो कोयले पे हमारी निर्भरता है वो कम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग कि अगर हम 1 kg न्यूक्लियर, यहाँ पे देखिए, 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी, मतलब कि अगर हम 1 kg न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं तो किसके कितने के बराबर है, 2,75,000 kg ऑफ कोल के बराबर है। समझ लीजिए कि 1 kg अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं तो वो जो है 2,75,000 kg कोल फ्यूल के बराबर है। मतलब इसमें बहुत बड़े अमाउंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोयले का सेविंग कर सकते हैं और इतने ही बड़े अमाउंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई आपसे पूछता है कि 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी कितने kg ये के कोयले के बराबर होता है, तो वो होता है 2,75,000 ऑफ कोल। 1 kg जो यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल है
वो 2,75,000 कोल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद 1 by 1 करके हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। द एनर्जी नीड्स ऑफ ए कंट्री कैन नॉट बी मेड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश में जो भी हमारा लोड डिमांड है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक सिंगल सोर्स से पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी आबादी में अगर हम चाहें कि एक ही सोर्स का यूज करके, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट का यूज करके हम इतना बल्क अमाउंट में पावर जनरेट करके सारे लोड डिमांड को पूरा कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है, द न्यूक्लियर एनर्जी इज द ओनली सोर्स विच कैन सप्लाई द फ्यूचर एनर्जी डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमारे फ्यूचर डिमांड को इजीली पूरा किया जा सकता है। इससे हम लोग बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट कर सकते हैं और इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पावर प्लांट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे हमारा जो पावर डिमांड है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखिए, इसमें सेम चीज़ क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज इज़ स्मॉल। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज होता है। मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी इज इक्वल टू 2,75,000 kg ऑफ कोल। ठीक है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इसमें जो फ्यूल है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्यूल का यूज हो रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड इज ए स्मॉल। ठीक है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग क्या करते हैं कि थर्मल कंपेरिजन कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो कि अगर कोई 300 मेगावाट का प्लांट है तो वहाँ पे हम लोग 3000 टन ऑफ कोल रोज़ यूज करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की हमको रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट 15 दिन का कोयला होना चाहिए और इतने बिग अमाउंट में जो आपका कोल है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ जो हमारा फ्यूल है वो बहुत कम यूज हो रहा है, तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम रहेगी हमारे पास। जबकि कोल पावर प्लांट में एटलीस्ट 15 दिनों का कोयला हम लोग स्टोर रखते हैं कि जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट जो कंटिन्यूस वर्क कर सके। बट इसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, ना तो ट्रांसपोर्ट की, ना को अलग से इसका स्टोर करने के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में जो मेरा फ्यूल है वो यूज होता है। जब मेरा स्मॉल अमाउंट में फ्यूल यूज हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है वो कभी नहीं आएगी। क्लियर? हाँ, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट बस एक ही टाइम पे पड़ेगी जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो भी उसका एपरेटस है, जो भी उसका सेटअप लगेगा, उस टाइम पे प्रॉपर उसको सेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं से आएगी और यहाँ पे लगाया जाएगा, तो उस टाइम पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद फ्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं भी हो तो काम चलेगा। अगला पॉइंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड्स लेस एरिया देन द कन्वेंशनल स्टीम प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं, मैंने पहले जब फ्यूल कम यूज हो रहा है कंपैरिजन टू कोल, ठीक है, तो एक सेम कैपेसिटी का अगर एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कम स्पेस लेगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्या करेगा, वो कम स्पेस लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखें कि वो कम स्पेस लेगा। जैसे जस्ट लाइक अगर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट नीड्स लेस एरिया देन द कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट, मतलब स्टीम पावर कोल पावर प्लांट के कंपैरिजन में क्या करेगा, लेस एरिया लेगा। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर 200 मेगावाट का कोई प्लांट है, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करेगा, ओनली 80 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर हम लोग थर्मल की बात करें, अगर 2000 मेगावाट का प्लांट है तो कम से कम 250
एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए कितना ज़्यादा लैंड का सेविंग है। मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर 2000 मेगावाट कैपेसिटी का कोई प्लांट है तो उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में ओनली 80 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर थर्मल पावर प्लांट सेम कैपेसिटी का सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे 250 एकड़ ज़मीन का रिक्वायरमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम लोग सेट करते हैं तो हमारे लिए जो एरिया है वो कम एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर। ग्रेटर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ कोल। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, कोयले को कंजर्व करते हैं, मतलब उसका बचत करते हैं। ठीक है, और उसको फ्यूचर के लिए हम लोग सुरक्षित रखते, संरक्षित करते हैं। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ कोल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा बल्क अमाउंट में पावर जनरेट करके हम लोग जो कोयला है उसको बचा सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर, सिंपल सा ये पॉइंट था। आगे हम लोग देखते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट, इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इस बार एक बार देखते हैं हम लोग। तो इसके जो मेन पार्ट है ये जस्ट लाइक मैंने क्या बोला कि इसमें कुछ ही इसके पार्ट्स अलग होते हैं, बाकी सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो थर्मल पावर प्लांट की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन काम क्या है, हीट को जनरेट करना। जैसे हम लोग बॉयलर यूज कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट में, कोयला जलाते थे। ठीक है, और कोयला जलाकर हम लोग स्टीम, पानी को गर्म करते तो स्टीम बनाते हैं। उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मेन काम क्या है कि जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम बाय यूजिंग द हीट जनरेटेड इन रिएक्टर। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और हीट एक्सचेंजर क्या करेगा कि इसके अंदर जो हीट जनरेट हुआ उसका यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। यह है आपका हीट एक्सचेंजर। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, जस्ट लाइक बॉयलर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, बॉयलर की जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, और हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट जनरेट होता है उसका यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से सेम यहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज होता है, जैसे अपना पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में यूज होता था। ठीक है, टरबाइन का मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसी तरीके से अल्टरनेटर जो टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ये कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर क्या करता है कि जो स्टीम से जो हाई प्रेशर टरबाइन से जो हाई प्रेशर से स्टीम निकलता है उसको कंडेंस करना, देन इसको फिर से फीड वाटर की तरह यूज करना। इससे क्या होता है कि ओवरऑल हमारी जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड का आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कंट्रोल रॉड का मेन का ये है कि जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको सोखने का काम करती है ये कंट्रोल रॉड। ठीक है, और मॉडरेटर का मेन काम क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, मॉडरेटर का मेन काम क्या है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना। और कूलेंट, ठीक है, जो आपका कूलेंट है, कूलेंट का मेन काम क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करना, देन इसको फिर से साइकिल के अंदर यूज करना। तो इस तरीके से ये आपका ये कुछ पार्ट्स हो गए, इसके बारे में हम लोग और ब्रीफ में स्टडी करेंगे, समझिएगा। कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है, ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्ब करना। मॉडरेटर का मेन काम क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो उसको स्लो डाउन करना। और कूलेंट का मेन काम क्या है, हीट को एक्सचेंज करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और ये जो मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बिल्कुल न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड है, न्यूक्लियर फ्यूजन के रूल्स पे ये काम करता है। आगे हम लोग ब्रीफ में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए।
ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड्स वेरी लिटिल फ्यूल। न्यूक्लियर पावर, मैंने अभी बोला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बहुत ही कम फ्यूल का यूज होता है, ठीक है। हैंस इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट रेल फैसिलिटी फॉर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो डायरेक्ट रेल फैसिलिटी अगर नहीं भी हो तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब वैसे जगह पर भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो मेरा फ्यूल का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। द कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी हेवी। जो कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। मतलब सेम, अगर सेम कैपेसिटी का पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर डबल पानी का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम ऐसे जगह का चुनाव करेंगे जहाँ सालों भर प्रॉपर मात्रा में वाटर जो अवेलेबल है, ठीक है। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड्स मोर देन ट्वाइस द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सेम साइज ऑफ कोल प्लांट। मैंने क्या बोला है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब सेम कैपेसिटी का अगर थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डबल पानी का यूज करेगा, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इसके बाद दिया है कि द लैंड बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। जो आप जहाँ भी हम लोग न्यूक्लियर पावर लगाएंगे वो लैंड का बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो आपका रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। तो हम लोग ऐसे जगह का चुनाव करेंगे जो जो इतने हेवी वेट को वियर कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे ऐसे लैंड का रिक्वायरमेंट करेंगे जिसका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। द लैंड बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सप्लाई द हैवी रिएक्टर, ठीक है, जिसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। विच में बी वेट एज हाई एज 1 लाख टन्स, ठीक है। मतलब कि हम ऐसे ज़मीन का चुनाव करेंगे जिसका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 1 लाख टन के बराबर होता है, ठीक है, 1 लाख टन के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइट का सिलेक्शन करेंगे। और ये भी हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन के बाद जो एनर्जी जनरेट होने के बाद जो भी रेडी एक्टिव मटेरियल निकलते हैं उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करें। तो ऐसे प्रॉपर जगह का चुनाव करें जहाँ इसको हम प्रॉपर वे में इसको डिस्पोज कर सकें, क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रॉपर वे में इसको हम लोग डिस्पोज नहीं करते हैं तो इनके अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट रहता है, ठीक है। अगर प्रॉपर वो वे में अगर ये डिस्पोज नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हार्मफुल है। वो चेन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, चलते रहता है, ठीक है, एक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं कि इसको प्रॉपर वे में कैसे हम लोग डिस्पोज करें, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक्स सा था न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे हम लोग और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। आगे हम लोग इसके लेआउट के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और 1 by 1 करके ब्रीफ में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, चेन रिएक्शन, ओके, और रिएक्टर के बारे में। थैंक यू दोस्तों।